हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ अपने नॉलेजग्राम चैनल में, मैं बबीता शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और पिछले जो मेरे यूपीपीसीएस का थी वीडियो और उससे पहले की भी जो हमारे वीडियोस थे उसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास फीडबैक आए हैं। और अब जो बच्चे चाह रहे हैं 14 मई को यूपीपीसीएस है कि थोड़ा सा मैम आप प्री हिस्ट्री से बताइए, तो आज मैं हिस्ट्री के टॉपिक्स को इस तरह से लाई हूँ कि अगर आप लोगों को मुझे फीडबैक दीजिए कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस एक चैनल में नॉलेजग्राम में हिस्ट्री में मैं ये चाह रही हूँ कि हम 14 मई तक आप लोगों को हिस्ट्री के क्रॉनिकलॉजिकल फॉर्म में सारा आपको हम ये हिस्ट्री का प्रोवाइड करा दें। तो आज का हमारा उसी क्रम में पहला टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक फेजेस ऑफ हिस्ट्री। तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए। तो नंबर 1 जहाँ से हमारी हिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं वो हो गया हमारा प्री हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज एक्चुअली में व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, पहले हम इसको जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको लिखवाने के उसमें मैं बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं। प्री हिस्टोरिक एज रेफर्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज नो राइटिंग एंड डेवलपमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ 5 पीरियड्स। जबकि कोई राइटिंग नहीं है, हम प्री हिस्टोरिक एज किसे कहेंगे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो आज का मानव है, हम सब लोग होमो सेपियंस से हम धीरे धीरे यहाँ तक आए हैं। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा है। हम लोगों को वो सारे जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में अलग से किसी दिन एक क्लास करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक को प्री हिस्ट्री का है, तो प्री हिस्ट्री वाला जो टाइम है उसमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है। वी हैव ओनली सम टाइप ऑफ थिंग्स हैं कि जहाँ पे हमें कुछ पत्थर मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। इसको हमने अपनी सुविधा से वी कैन डिवाइड इट इनटू 5 पीरियड्स, जो कि आप लिख सकते हैं। पैलियोलिथिक, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल, चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल एंड आयरन एज लौह। पैलियोलिथिक मीन्स पाषाण काल। पाषाण काल मतलब स्टोन एज, जिसे फिर हम आगे अपने सुविधा में फिर 3 में बांट सकते हैं इसे, निम्न में, उच्च में, मतलब ये आगे और इसे बांट सकते हैं। म्यूजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल और न्यूलिथिक हो गया नव पाषाण काल। तो इसके क्रम में अब आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, हम इसे किस तरह से, क्यों तो हम बांट रहे हैं और क्यों हम इसे कर रहे हैं। आगे हम इसको फर्दर, मैंने आपको बताया ये 5, ये आप लिख लीजिए। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। अब अपनी सुविधा के लिए हम इसको फिर आगे से पढ़ेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 5 में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास कोई लिखित चीज़ें नहीं है, जिसके पास हमारे पास कोई भाषा नहीं है, जिसे हमें केवल एक औजार मिले हैं। वो औजार किस तरह के, उस सुविधा से हमने इसको बांट दिया। अब हमारे पास जो प्री हिस्ट्री है उसको आप लिख लीजिए। इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आर कंसिडर्ड प्री हिस्ट्री। एंड प्री हिस्ट्री को भी फिर हम आगे चल के इसको 3 में बांट देंगे, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को जो हम बोलेंगे कि जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है, उसको हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री। ड्यूरिंग विच ए कल्चर और कोई ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अभी डेवलप नहीं हुआ है, कोई समाज डेवलप नहीं हुआ है, पर कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपनी सुविधा से उन्हें बांट रखी है। तो अब हम आते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का हम सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री एक इतिहास है और उसमें कोई भी हमें इन्वेस्टिगेशन, कोई भी हम अन्वेषण करते हैं, हमें कोई भी चीज़ मिलती है, तो स्टडी ऑफ द पास्ट, वी कैन से हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। एंड एक इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, जैसे कि एक छाता है, छाता में एक अम्ब्रेला है, उसमें हमारी सब तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वी कैन से डिस्कवरी ऑफ द थिंग्स। हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस, हिस्ट्री इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, हिस्ट्री इज ऑल्सो साइकोलॉजी। हिस्ट्री इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। आप इसमें डिस्कवरी, वी कैन से कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वी फाइंड जगह जगह हमें कॉइन्स मिलते हैं, हमें इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रेजेंटेशन है। तो हिस्ट्री इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। और इंटरप्रिटेशन करते हैं हम हिस्ट्री को। और हिस्ट्री जो वर्ड आया है वो हिस्टोरिया से आया है, इट्स अ ग्रीक वर्ड
मीनिंग इंक्वायरी ऑफ द थिंग्स। जब भी हम अपना कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ों को ढूंढने क्रम में जाते हैं, जैसे कि अब थोड़ा सा प्रोटो हिस्ट्री से अलग हम बात करें, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, मान लीजिए आप आगरा जा रहे हैं, और आगरा और दिल्ली जाकर आप ये बड़े बड़े सब ये लाल किला देखते हैं, आगरा का किला देखते हैं, इवन चलिए जो हमारा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा ताजमहल है, तो हम जब वहाँ जाकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखते हैं बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से ताजमहल में एक बाग है, बाग के बाद सोचिए कब 1632-33 में वो जगह बनी है जहाँ की एक बाग है, तो हम सब लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह का दिमाग रहा होगा, किस तरह से ये चीज़ें बनी हैं। तो जब आप बुलंद दरवाज़ा देखते हैं जाकर आगरा में कि 76 फीट का वो बुलंद दरवाज़ा है जो कि गुजरात विजय को उसमें अकबर ने बनवाया था। तो हम ना जब इन चीज़ों को देखते हैं, या आप जैसे फतेहपुर सीकरी देखते हैं, उसमें बहुत सुंदर आप कमाल की चीज़ें देखते हैं, तो ये जो इमारतें हैं ये बोलती हैं। पर्सी ब्राउन एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जो अकबर ने जितना भी ये कुछ बनाया है, जितना भी, जैसे कि उसने अपनी आत्मा ही इन इमारतों में बसा दी हो। इस तरह से आप जब साउथ जाते हैं तो हमारा जो इंडिया है वो हिस्ट्री के मामले में बहुत ज़बरदस्त, जिसे कह सकते हैं कि हम लोग बहुत संपन्न है इसमें। साउथ चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, इवन आप दिल्ली तो है, इवन मतलब आप उधर कर्नाटक साइड में चले जाइए, हम्पी है, हमारा विजयनगर है, विजयनगर के हमारा ऐसा मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है, और चट्टान काट के कैलाश टेम्पल है हमारे देश में। तो ये इसकी चर्चा किसी टाइम में स्मारक की बिल्डिंग्स के अलग उसमें कर लेंगे, फिर से हम अपने जो टॉपिक में आ जाते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? खोज। हम खोज करते हैं कि हम लोग किस तरह की हमारे, कैसा तो ये मध्यकाल था, कैसा ये फिर पूरा पाषाण काल था। तो सबसे पहले हम वहाँ से हिस्ट्री शुरू करिए, प्रोटो हिस्ट्री से, जब हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बस हमारे पास केवल औजार है, और अपनी सुविधा से हमने उसको 3-4 पार्ट्स में बांट दिया, जो मैंने पहले आपको बताया। पैलोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण काल, एंड आयरन एज लौह। अब इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैलोलिथिक के हम चलते हैं कि पैलोलिथिक के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसे आप लिखना चाहे लिख लीजिए। द इंडियन पीपल आर बिलीव टू हैव बिलोंग टू द नेग्रिट्स रेस एंड लिव इन द ओपन एयर, रिवर वैलीज, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। इसमें जो भी पैलोलिथिक में जो भी मानव था, जो कि रहते थे, नदी घाटियों के आसपास रहते थे, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और धीरे धीरे इन लोगों ने एक तरह से रहना शुरू कर दिया था साथ में, और नॉर्मल शिकार की खोज में रहते थे। अब आप इन्हें हंटर वाला युग कह सकते हैं कि खास सामान को इकट्ठा करना और शिकार को खोजना। उसमें इन लोगों ने छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे अपने सुविधा से नुकीले पत्थर, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, और इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि इस तरह का ये जीवन था किसमें, पैलोलिथिक। वी कैन से दिस सोसाइटी फूड गैदरर्स, हम इस सोसाइटी को फूड गैदरर्स बोल सकते हैं। 8 वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल खाते थे तोड़कर, वेजिटेबल्स करते थे, और नॉर्मली शिकार, हंटिंग जो है वो इनका एक जीने का एक तरीका था। दैट टाइम कोई उनका नो नॉलेज ऑफ हाउसेस, नो नॉलेज ऑफ सोसाइटी, नो नॉलेज ऑफ फैमिली, पेट पॉटरी, एग्रीकल्चर, कोई खेती नहीं करते थे, और खेती वगैरह आगे चल के न्यूलिथिक में आई है। और लेकिन हाँ, इन लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे डिस्कवर्ड फायर। अब आप सोचिए कि अगर आग नहीं होती तो कैसे ये आदि मानव शिकार को भून कर खाता। तो जब जैसे ये शुरू में मांस खाते थे, नुकीले चीज़ों से शिकार करके खाते थे, फिर उन्होंने आग का आविष्कार किया। जब आग का आविष्कार किया, व्हेन दे डिस्कवर्ड अ फायर, तो उन्हें पता चल गया कि इसको मांस को भून के भी खाया जा सकता है, और जब उन्होंने मांस को भून के खाया होगा तो उन्हें टेस्टी लगा होगा। तो धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ समझ में आ गई कि भाई इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं। फिर एक फैमिली वाली चीज़ बहुत आगे चलकर आती है, जब ये शिकार के बाद ये उसमें आते हैं, खेती करने के उसमें आते हैं, नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में आते हैं, तब कहीं जाकर धीरे धीरे एक फैमिली का बनना इनके उसमें शुरू हुआ होगा। और लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन द अपर पैलोलिथिक एज, अब मैंने बताया कि पैलोलिथिक एज को भी हम 3 उसमें बांटेंगे, लोअर में, मिडल में और अपर में। पैलोलिथिक एज में वी हैव एविडेंस ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स।
हमारे को पेंटिंग्स मिली हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको टोल्ड यू कि हम लोग गुफाओं में रहते थे ये लोग, तो गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं, जैसे कि कुछ इन्होंने कोई मान लीजिए किसी शिकार को, किसी जानवर का पेंटिंग बना दिया, उस तरह की पेंटिंग्स हमें भीमबेटका एक जगह है वहाँ पर मिली हैं। और जो ह्यूमन जो है वो यू कैन राइट ह्यूमन यूज अनपॉलिश्ड रफ स्टेम्स लाइक हैंड एक्सिस, चॉपर्स, ब्लेड्स, बरिल्स एंड स्क्रैपर्स। ये चीज़ें जो ह्यूमन की है ये उस टाइम मिली हैं। और हम इनको पैलोलिथिक मैन को हम कह सकते हैं क्वार्टासाइट, क्योंकि इंडिया में हमारे पास स्टोन टूल्स मिले हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको आगे चल के मेसोलिथिक में हमें इनके नुकीले मिल गए हैं थोड़े से, मतलब जैसे जैसे ये लोग बढ़ते चले गए, जैसे जैसे ये लोग आगे अपनी सोसाइटी में चलते गए, सोसाइटी डेवलप होती गई, औजार छोटे होते गए, औजार चमकीले होते गए, औजार हल्के होते चले गए। और नवपाषाण काल में न्यूलिथिक में तो उन्होंने खेती करना शुरू ही कर दिया। और जब इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो उसके बाद हमें मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ पर हमें सबसे पहले प्राचीन चावल का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद हमें खेती के बाद हमें ये पता चलता है कि फिर वो मैं सबसे पहली जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी कि सिंधु कल्चर हमें पता चला, लेकिन वो बहुत बाद में आके पता चलता है। अभी फिर से हम इन्हीं पाँचों चीज़ों पे ही चलते हैं। तो कहाँ ये लोग रहते थे, अब हम उस पर बात करते हैं। तो इसको हम लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक और जो हमारा अपर पैलोलिथिक है, इसके बारे में बताती हूँ कि इनके तीनों में क्या डिफरेंस है और इस पर हम कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले हमें टूल्स जो मिले हैं वो जो पहले वाला है उस पर रफ मिले हैं। इसमें थोड़े से हमें परिष्कृत हो गए, थोड़े से वो चमकीले हो गए, थोड़े हल्के हो गए। और थर्ड वाले में तो हमें वो इनोवेटिव फॉर्म में मिले हैं, जैसे कि उसमें हैंड एक्सिस हो गया, उसमें कुल्हाड़ी फॉर्म में भी हो गए। अच्छा, बेलन घाटी है, सोन घाटी है, बोरी एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पे हमें सबसे पहले लोअर पैलोलिथिक का मिलता है, सोन वैली है। और कश्मीर में और छोटा नागपुर में हमें मिडल के मिलते हैं पैलोलिथिक के। और उधर हमें भीमबेटका, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, भीमबेटका में हमें वहाँ के मिलते हैं, इसके अपर वाले पैलोलिथिक के मिलते हैं। तो इस तरह से हमें ये सारे इनके औजार मिलते हैं। और इसके बाद मैं एक बहुत मेन बात पर आऊँगी कि हमारा जो ये वाली बात हो गई कि अनपॉलिश्ड रफ मिल गए, फिर पैलोलिथिक मैन ने हमें मिडल वाले मिल गए, फिर थर्ड में हमें परिष्कृत मिल गए, कहाँ कहाँ ये रहे वो जगह हमें मिल गई। तो वो सारे में एक क्रम है, जैसे कि अब पूरा पाषाण काल में ये नहीं कि हमें जो कुछ औजार मिले वो खाली पूरा पाषाण काल के, उसमें हमें थोड़े से मध्य वाले भी आ गए, मध्य में थोड़े से 12 को नव वाले भी। इस तरह से ये जो हिस्ट्री है ना, ये ऐसे परिष्कृत फॉर्म में आगे को बढ़ती चली जाती है। जो हिस्ट्री है हम कहेंगे कि शुरुआत से, जहाँ से एक आदि मानव है जिसने आग जलाना सीखा है, जिसने शिकार करना सीखा है, जो कि नदी के आसपास रहता था, जो कि शिकार की एज में घूमता था, धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू किया। गुफाओं में हमने कहा भीमबेटका है, भीमबेटका में हमें थोड़ी सी पेंटिंग्स मिली हैं। उसके बाद नदी घाटी है, सोन घाटी है, पाकिस्तान में भी जगह है, वहाँ पर भी ये मिले हैं, लूनी नदी के आसपास मिला है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बोरी एक जगह महाराष्ट्र में मैंने बताया पूरा पाषाण काल का हमें मानव का मिला है। तो इस तरह से ये बढ़ते 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 नवपाषाण काल तक आए। फिर मैंने कहा नवपाषाण काल में हमें मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ से हमें सबसे पहले चावल का और खेती का एक साक्ष्य मिला है। और इस तरह से हमारी जो सभ्यता आगे बढ़ती चली गई। फिर हम जो अपने इतिहास में आते हैं तो फिर हम आते हैं वही सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, जिसमें कि पूरी हमें एक प्राचीन कह सकते हैं, पूरी हमें एक नदी घाटी की सभ्यता मिली है, जिसके बारे में कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले बोला था कि ये सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा, ये सारी जो जितनी सभ्यताएं हैं ये सब हमें नदी घाटियों के आसपास ही मिलती हैं, क्योंकि ये तो बहुत अंडरस्टूड की बात है कि जहाँ पानी होगा वहीं पे निवास होगा, वहीं पे शिकार होगा, वहीं पे ही शुरू में सब रहेंगे। तो पूरा पाषाण काल कह लीजिए, मध्य पाषाण काल कह लीजिए, नवपाषाण काल कह लीजिए, आयरन एज हो गई आगे चलकर, या आपके ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो हमें मिली है, इमाम गांव से जोड़गांव संस्कृति मिली है हमें, महाराष्ट्र के पास से मिले हैं। इमाम गांव में हमें पूरी की पूरी गड्ढों के नीचे आवास मिले। बुर्ज होम जगह है कश्मीर में जहाँ हमें गड्ढों के नीचे गर्द आवास जिसे बोलते हैं वो मिले हैं। और इमाम गांव में हमें माता देवी की एक मूर्ति कह सकते हैं छोटी सी मिली है, चावल का साक्ष्य मिला है। और इस तरह से हम जोरवे संस्कृति एक मिलेंगे, हमें बर्तन मिले हैं,
जो कि इमामगांव और जो भी संस्कृत में बर्तन भी मिले हैं। सिंधु घाटी तो एक पूरी अपने आप में एक पूरी सभ्यता है, जिसके बारे में और भी किसी टाइम हम एक क्लास कर लेंगे। उसमें तो हमें बहुत सारे इनके परिष्कृत नाप मिली है, परिष्कृत एक पूरी सभ्यता मिली है। तो हिस्ट्री को हम इस तरह से ही पढ़ते हैं शुरुआत से, और फिर इसके बाद हम सिंधु घाटी में आते हैं। सिंधु घाटी के बाद फिर जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम जो है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का टाइम जो एक रिकॉर्डेड कार्बन डेटिंग में आया है, उसे मान सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा वैदिक कल्चर आता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, यूपीपीसीएस के पढ़ें या जब भी हिस्ट्री को पढ़ें, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते चले जाएं। फिर वैदिक कल्चर आता है, जिसको कि हम दो चीज़ में ऋग्वैदिक एज उत्तर वैदिक एज में हम वैदिक कल्चर को डिवाइड करते हैं। ऋग्वैदिक काल क्या है, जिसमें कि ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद जो है कि हमारी सबसे पुरानी सबसे पहली पुस्तक है जो ऋग्वेद है, जिसमें कि 1028 मंत्र हैं, हिम्स हैं, और उसमें उसको हम अपने सुविधा से 8 या 9 मंडल में 10 मंडल में बटा हुआ है ऋग्वेद। और उसमें 9वें मंडल में जो सोमदेव है उनकी स्तुति है, उसी में हमें ये प्रसिद्ध हमारा जो ये गायत्री मंत्र है जो आप सब लोग पढ़ते हैं, ये हमें ऋग्वेद से मिला है। और उसके बाद फिर ये हमारा वाला सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। ये भी हमारे ये 4 वेद हैं। ये हमें वैदिक एज की बोल सकते हैं कि हमें एक देन है। उत्तर वैदिक काल आता है, जिसमें कि हम लोग खेती करते हैं, जिसमें कि हम लोग एक राजा को जानते हैं, जिसमें हम आगे चल के राजा जो है एक संभ्रांत से कबायली संगठन हो गया, और कबायली संगठन में आगे चल के घोड़ा भी आ जाता है, घोड़े को जानते हैं ये लोग। और उसके बाद जब यहाँ पर आ गए, ये पढ़ लिया आपने इनके कौन से देवता हैं। ये वाले देवता नहीं है जो अब जो हम पढ़ते हैं, शिव विष्णु जो हमारे हिंदू धर्म में ये हैं, उनके जो देवता हैं उसमें इंद्र ज़्यादा मुख्य है, इंद्र को बहुत ज़्यादा माना जाता है। पूषण है एक पशुओं के देवता, अग्नि को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये वरुण देवता हैं। और इस तरह से उनके अदिति सूर्य की जो देवी है उषा अदिति का नाम हमें मिलता है। और इसके बाद आगे चल के जो नदियां अब हैं, जैसे कि पंजाब 5 नदियों का है, इनके जो अब जो नाम है सतलुज है, रावी है, व्यास है, इनके जो नाम है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंट नाम मिलते हैं। सतलुज को शतुर्दी बोला गया है, परुष्णी है, अस्कनी है, चिनाब जो है, परुष्णी रावी नदी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई गई है, परुष्णी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है दाशराग्य युद्ध। और इसमें 10 समूहों के बीच में 2 तरफ से देवता और दस्यु बोले गए हैं कि उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो परुष्णी कौन सी नदी है, जो रावी नदी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जो पंजाब का क्षेत्र है, जो हमारा ये बीच का क्षेत्र है, कि बोला जाता है कि मध्य एशिया से आए थे आर्यंस। तो जो हमारा बीच का पंजाब का क्षेत्र है उत्तर वाला, गंगा यमुना दोआब वाला, इसमें आके सबसे पहले आर्यन बसे। तो जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ेंगे, कहाँ आके बसे, जैसे गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आके बसे। फिर उसके बाद ये पंचजन्य का क्षेत्र हो गया। फिर धीरे धीरे ये जन से पंचजन, अब जिसमें हमारा ये मेरठ के आसपास हस्तिनापुर का इलाका भी है। तो इस तरह से ये जन बने। जन के बाद फिर हम महाजनपद पर आते हैं। बोला जाता है एक जैन ग्रंथ है, एक भगवती सूत्र, एक अंगुत्तर निकाय बुक है, जिसमें कि सबसे पहले इन 16 महाजनपदों का जिक्र हमें मिलता है। यू कैन राइट 16 महाजनपद, जिसमें कि मगध जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे चल के हो जाता है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आपको शुरू से बताते चले आ रही हूँ। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, चैलोलिथिक, इसका तो मैंने आपको बताया कि हमें बीच में सिंधु सभ्यता मिली है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें हमें ये आपका वैदिक कल्चर है जो कि 2 बातों में बांटा है। वैदिक कल्चर के बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ कि महाजनपद आ गए, 16 महाजनपद हो गए। 16 महाजनपद में आपके कौशल है, इनकी सबकी राजधानियाँ हैं, मगध है, इसमें राजा इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपका मल का क्षेत्र है जो कि आजकल के जनतंत्र की तरह हो जाता है। और इस तरह से आगे चल के हम जब इस 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा मगध ही राइज करता है, क्योंकि वहाँ अजातशत्रु है, और जो आप लोगों ने नाम सुना होगा अजातशत्रु फेमस। और इसमें फिर धीरे धीरे ये डेवलप करते हैं। इसी टाइम बीच में हमारे जी ये गौतम बुद्ध आ जाते हैं। गौतम बुद्ध इन्हीं के टेम्परेरी है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो भी अजातशत्रु के सप्तपर्णीय गुफा है, उसमें सबसे पहले उनको लिटाया जाता है। वहीं पर उनकी सबसे पहली जो सभा होती है। तो ये इस तरह से हमें हिस्ट्री को पढ़ना है कि हिस्ट्री हम समकालीन को जोड़ते हुए चलें। कंटेम्प्रेरी कौन है, जैसे कि फिर महावीर स्वामी आते हैं,
महावीर स्वामी का, फिर जैन धर्म चलता है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व चला आ रहा था, फिर ये वाले बुद्ध और जैन धर्म आ गए। इसके बाद फिर हम धीरे 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 आते हैं, बीच का कुछ टाइम थोड़ा सा जैसे कि बोला जाता है कि अंधकार का युग भी बोला गया है कई बार, लेकिन हर चीज़ रिलेटेड होती चली जाती है। फिर जी हमारे मौर्य युग आता है। मौर्य को कोई लोग मोरों का पालना बोलते हैं, कई लोग मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत फेमस है, जिसको चाणक्य आप लोग सीरियल देखते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसमें चाणक्य को ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद जो शासक था उनके खिलाफ तैयार किया था। तो मौर्य डायनेस्टी बहुत फेमस डायनेस्टी है, जिसमें कि हमें बड़े बड़े हमें राजाएं मिलते हैं। इसमें अशोक महान है तीसरे नंबर पर। तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, जो कि लास्ट में जाके जैन धर्म को अपना लिए थे, जाके पहाड़ी पर जाके अपने प्राण छोड़े थे, और वो जगह में अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद जी आपके इनके बिंदुसार हो गए, इनके पुत्र बिंदुसार के आगे अशोक महान हो गए। अशोक महान की आप एक चीज़ देखिए, आजकल मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ थ्रू दिस मोबाइल, थ्रू दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं, हम अपने विचार कितनी जल्दी आप लोगों को पहुँचा देते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। उस टाइम का सोचिए कि कितना पुराना टाइम है, कि ये इच्छा सबको रहती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बताऊँ या लोगों को बताऊँ। और वो तो राजा थे। तो अशोक महान ने 14 तो स्तंभ 14 बड़े स्तंभ लेके हैं, फिर छोटे स्तंभ लेके हैं, फिर जगह जगह छोटे छोटे से स्तंभ हैं जिन पे उन्होंने लिखवाया है कि मैं अशोक का बहुत महान शासक था। कलिंग युद्ध बड़ा फेमस है, जिसमें उसने 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे उस युद्ध में, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार करना, कि अब हम एक राजा बन गए, अब हमें साम्राज्य का विस्तार करना है। तो जब इस साम्राज्य का विस्तार करते हुए चलते थे तो उसमें युद्ध होते थे, नेचुरली युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। तो जब स्त्रियों का विलाप देखा, बच्चों का विलाप देखा, तो एकदम से उसका माइंड बदल गया, और उसने कलिंग युग वॉर के बाद एकदम से बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बहुत दुखी हो गया था। और उसके बाद जब उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो फिर उसने जगह जगह यही एडिक्ट्स लगवाए कि धर्म को मानो। उसका धर्म धम्म बन गया, धम्म बन गया। रोमियो थापर बहुत अच्छे से लिखती है कि वो धर्म क्या है, धर्म में जो भी अच्छी चीज़ है वो धर्म है, धम्म है। तो उसमें क्या है कि इसने कहा कि बलि नहीं होगी, अहिंसा होगी, इस तरह से इतने सारे पिलर्स पे लिखवा कर छोड़ दी सब चीज़ें। वो हमें पूरे देश में जगह से मिली है। और सबसे पहले इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, और उसने पढ़ा इसको, और उसने बोला कि अशोक ने अपनी जगह नाम मस्की है एक जगह, वहाँ पर कैंपी में जगह, गुजरात में एक अभिलेख है, और जगह जगह मिले, उधर पाकिस्तान साइड में भी मिले हैं, ब्राह्मी लिपि के अंदर मिले हुए हैं, खरोष्टी लिपि के अंदर मिले हुए हैं। लिपि मीन्स जो हम लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं, हमारी देवनागरी लिपि है, नहीं, उनकी ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। जैसे हमारी है ना, हम लोग हिंदी भाषा है, हमारी देवनागरी लिपि है, वो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। और जो कुछ चीज़ें मिली हैं उधर अफगानिस्तान में, कंधार में, वो आरामिक लिपि में, खरोष्टी लिपि में भी मिला है इनका लेख। इस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फिर अशोक बना है, अशोक के बाद फिर हमारा फिर कौन सा पीरियड है, उसको धीरे धीरे कैसे उनका डेक्लाइन हो रहा है, कैसे वो पहले सोने के सिक्के करवाने, फिर डेक्लाइन हो रहा है, और डेक्लाइन के बाद फिर धीरे धीरे कौन शासक आ रहा है, फिर गुप्त युग आ रहा है। अब देखिए जैसे कि अब दिल्ली जाते हैं घूमने कुतुब मीनार, वहाँ पर आप देखते हैं कि एक ऐसा स्तंभ है जिसपे आज तक भी वो नहीं लगी है, जंग नहीं लगा है। तो वो चंद्रगुप्त वन का, जो गुप्त वंश का सबसे पहला शासक है चंद्रगुप्त, उनके द्वारा बनवाया गया। सोचिए उनकी कितनी तो उनकी साइंस डेवलप थी। अच्छा, जो भी साइंस है वो गुप्ता पीरियड की ऐसी है, जैसे कि आर्यभट्ट है, जैसे कि ब्रह्मगुप्त है, जैसे वारामिरी है जिन्होंने व्रत संहिता लिखकर छोड़ दी। जो ज्योग्राफी की इतनी जबरदस्त नॉलेज उन लोगों को है, ग्रहों की गति के बारे में उन्हें मालूम है। हम लोग कहते हैं कि जी केपलर ने ग्रह की गति के नियम दिए हैं, कि न्यूटन ने सबसे पहले बोला है कि धरती में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन भी है, बट दे नो द जीरो। एंड आर्यभट्ट ने तो बहुत पहले बता दिया था कि हर चीज़ धरती पर गिरती है। तो हम लोग सुश्रुत थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखकर छोड़ दी, जो कि सर्जरी की पहली पुस्तक है। तो कैन यू इमेजिन कि दोज पीपल नो अबाउट सर्जरी को जानते हैं वो लोग, और उसके बाद कितने तरह के उन्होंने सर्जरी के औजारों के बारे में लिख के छोड़ा हुआ है। इवन कुछ बुक्स तो इनकी हाथियों की चिकित्सा के बारे में है, घोड़ों की चिकित्सा के बारे में है। तो ये कुछ नाम है, चरक है जो चरक संहिता लिखी है। उसके बाद कुछ बाहर के जो
हमारे यहाँ आते हैं जो फिर हमारे यहाँ ही होके रह जाते हैं। कनिष्क आता है, वो घोड़े को के ऊपर जो लगाम लगाई जाती है और जिस तरह से उसके ऊपर बैठा जाता है वो सब वो लेकर आते हैं। बड़े वाले जूते वो लोग लेकर आते हैं। तो कुषाण आते हैं, फिर हमारा शक है, पल्लव है, इस तरह से हमें हिस्ट्री को पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमारा 6th सेंचुरी आती है, इसमें हर्षवर्धन आ जाता है। हर्षवर्धन को हम लास्ट हिंदू रूलर बोलते हैं। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग है जो चीनी यात्री है जो हमारे देश की यात्रा करता है और वो बहुत सारा कुछ ह्वेनसांग के बारे में लिखता है। उसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में लिखता है कि पहले वो सूर्य की पूजा करते हैं, फिर वो बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म को भी अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा दान करते थे और अपना सब कुछ जाके 5 साल बाद प्रयाग में जाके दान कर देते थे। इतना कुछ लिख के छोड़ा है। और उसके बाद इन्होंने हर्षवर्धन और अशोक को हम बहुत एक जैसा भी मान सकते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे फिर हमारी हिस्ट्री में आगे चल के मेडिवल में दिल्ली सल्तनत बनती है, मुगल बनते हैं, फिर ये मॉडर्न जो हिस्ट्री हम सब लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री को हमें ऐसे पढ़ना है। मैंने आज आपको एशियन हिस्ट्री का बताया, आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री के बारे में किस दिन बात कर लेंगे। हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप सबको जोड़ते हुए चलें, जैसे कि मैंने आपको एक थोड़ा सा कोशिश करी है कि शुरुआत से मैं आपको हिस्ट्री को एक जोड़ते हुए क्रम में लेके आई हूँ। इस तरह से आप UPPCS के नोट्स बनाइए। 20 to 25 क्वेश्चंस उसमें आते ही आते हैं आपके जनरल स्टडीज़ में, और जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो तो मुझसे रिलेट करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको आगे किस तरह का कौन सा टॉपिक चाहिए, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चाहिए। यू कैन राइट इवन इन बायो, इन साइंस, इन मेडिकल साइंस, इवन इन साइकोलॉजी भी आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजी में भी काउंसलिंग करती हूँ। मेरी काउंसलिंग विद बबीता करके मेरी अपनी एक साइट है। और मेरा मतलब आपको बताने का ये है कि जो हमारा उद्देश्य है इस नॉलेज ग्राम के थ्रू वो हिस्ट्री का है और साइंसेस का है कि हम कुछ भी अपने नॉलेज का आपकी मदद कर सकते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।